हमारे कोई स्थायी सहयोगी नहीं है और हमारे कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। हमारे हित स्थायी हैं और उन हितों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ये शब्द 19वीं सदी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन के हैं, लेकिन आज की भू राजनीति पर मतलब जियोपॉलिटिक्स पर ये बिल्कुल खरे उतरते हैं। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सतह पर तो काफी सामान्य लगती है। पेरू अपनी नौसेना के एक अड्डे को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस साधारण से दिखने वाले कदम पर अमेरिका अचानक $1.5 अरब क्यों खर्च कर रहा है। जवाब के लिए हमें पेरू के तट पर चल रही एक बहुत बड़ी और रणनीतिक लड़ाई को समझना होगा, जहां दो वैश्विक महाशक्तियां अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे बंदरगाह, सड़कें और निवेश आज के दौर में कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन के सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये जो पेरू का मुख्य नौसैनिक अड्डा है, कलाओ नेवल बेस, इसे स्थानांतरित करने की बात हो रही है। आधिकारिक तौर पर इसकी क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, जो आधिकारिक कहानी है वो बहुत सीधी और तार्किक लगती है। कलाओ नेवल बेस मतलब पेरू की नौसेना का दिल, वो कलाओ के विशाल कमर्शियल पोर्ट के ठीक बगल में है। अच्छा। तो आप सोचिए, एक तरफ बड़े बड़े मालवाहक जहाज आ जा रहे हैं और दूसरी तरफ नौसेना की पनडुब्बियां और युद्धपोत। मतलब बहुत भीड़भाड़ और सुरक्षा की भी चिंताएं होती होंगी। बिल्कुल। तो सरकार का कहना है कि नौसैनिक अड्डे को यहाँ से हटाकर हम सैन्य और नागरिक गतिविधियों को अलग कर देंगे। इससे दोनों की, आप कह सकती हैं कि कार्यकुशलता बढ़ेगी। ये तो समझ आता है, सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट, और शायद इसका कुछ आर्थिक फायदा भी होगा। बिल्कुल। और ये फायदा छोटा मोटा नहीं है। सूत्रों का अनुमान है कि नौसैनिक अड्डे की जमीन खाली होने से कमर्शियल पोर्ट की क्षमता 80% तक बढ़ सकती है। 80%? जी हाँ, 80%। ये पेरू की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। तो कागज पर तो ये एक शानदार, मतलब हर तरफ से जीत वाला सौदा लगता है। लेकिन $1.5 अरब सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ये रकम कुछ ज्यादा नहीं लगती? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है ना? असली वजह कलाओ नहीं बल्कि पास में बन रहा एक दूसरा बंदरगाह है, चांद के बंदरगाह। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली खेल चांद के बंदरगाह का है, जो कलाओ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। और ये कोई आम बंदरगाह नहीं है, ये एक मेगा पोर्ट है। मेगा पोर्ट? हाँ, जिसे चीनी सरकारी कंपनी कॉस्को शिपिंग बना रही है और वही इसे चलाएगी। मतलब ये दक्षिण अमेरिका में चीन का पहला पूरी तरह से नियंत्रित लॉजिस्टिक्स हब होगा। इसकी सबसे खास बात है इसकी गहराई, लगभग 60 फुट। 1 मिनट, 60 फुट की गहराई, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? मुझे ये थोड़ा समझाइए। ये गेम चेंजर है। देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़े मालवाहक जहाज होते हैं वो इतने विशाल होते हैं कि ज्यादातर बंदरगाहों में घुस ही नहीं सकते। अच्छा। आणकी की गहराई का मतलब है कि ये विशालकाय जहाज, जिन्हें सुपर पोस्ट पैनामैक्स कहते हैं, वो सीधे चीन से चलकर बिना कहीं रुके यहाँ लंगर डाल सकते हैं। वाह, मतलब चीन के लिए दक्षिण अमेरिका का एक सुपर हाईवे बनाने जैसा है। बिल्कुल, जिससे वो अपने इलेक्ट्रिक वाहन और दूसरे सामान सीधे इस नए बाजार में उतार सकता है। अच्छा, तो ये चीन के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन अमेरिका इससे इतना क्यों घबरा रहा है? एक बंदरगाह तो पेरू में, अमेरिका से हजारों मील दूर। स्रोत में एक बहुत अच्छी फुटबॉल की उपमा दी गई है कि ये बंदरगाह अमेरिका की 20 यार्ड लाइन पर है, मतलब खतरा बहुत पास है। अमेरिका को असल में किस बात का डर है? अमेरिकी चिंता के 2 मुख्य पहलू हैं और दोनों ही बहुत गंभीर हैं। पहला है दोहरे उपयोग यानी ड्यूअल पर्पस का खतरा। दोहरा उपयोग? हाँ, आज जो बंदरगाह पूरी तरह से वाणिज्यिक लग रहा है, कल उसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी मतलब प्लान अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गहरे पानी के बंदरगाह नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए एकदम सही होते हैं और चीन को अटलांटिक महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए ऐसे ही ठिकानों की जरूरत है। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू है जासूसी का।
अमेरिकी सदर्न कमांड को डर है कि चीन इस बंदरगाह का इस्तेमाल अपने जासूसी करने वाले जहाज़ों को खड़ा करने के लिए कर सकता है। अच्छा। ये जहाज देखने में तो सर्वे करने वाले जहाज लगते हैं, लेकिन असल में ये समुद्र के नीचे के केबलों, अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों और सैटेलाइट्स पर नजर रखते हैं। तो चांद के बंदरगाह अमेरिका के लिए सिर्फ एक आर्थिक चुनौती नहीं बल्कि एक सीधा सैन्य और खुफिया खतरा है। बिल्कुल। समझ गया। तो चांद के बंदरगाह अपने आप में अमेरिका के लिए एक सिरदर्द है, लेकिन क्या ये एक अकेली घटना है या ये चीन की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो पूरे दक्षिण अमेरिका में चल रही है? ये एक अकेली घटना बिल्कुल नहीं है। ये चीन की एक बहुत सोची समझी और व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हाँ, बताइए। साल 2000 में चीन और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार सिर्फ $12 बिलियन का था। सिर्फ 12? जी। आज 2024 में ये $500 बिलियन को पार कर चुका है और अनुमान है कि 2035 तक ये $700 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बाप रे। चीन इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका को पछाड़कर सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। वाह, ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। मतलब पूरा आर्थिक समीकरण ही बदल गया है। और ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने तक सीमित नहीं होगा ना? जाहिर है चीन का निवेश भी बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। बिल्कुल। व्यापार के साथ साथ चीन का निवेश भी आया है। चीनी सरकारी कंपनियों ने लैटिन अमेरिका के खनन, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। और इस सब को एक साथ पिरोने वाली जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। BRI? हाँ, इस क्षेत्र के 22 देश इस पहल में शामिल हो चुके हैं। इसके तहत चीन इन देशों में बंदरगाह, सड़कें, रेलवे लाइनें और पावर प्लांट बना रहा है। मतलब वो पूरा बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। और यहीं पर ऋण जाल यानी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का जिक्र आता है। सही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, जिसे कर्ज न चुका पाने पर 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। लेकिन आलोचक ये भी तो कहते हैं कि डेट ट्रैप का डर दिखाकर अमेरिका खुद इन देशों में निवेश करने से बचता है। क्या लैटिन अमेरिकी देशों के पास चीन के अलावा कोई और विकल्प है जो इतने बड़े पैमाने पर निवेश करने को तैयार हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, लैटिन अमेरिकी देशों के नजरिए से देखें तो जब उन्हें विकास के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है और वर्ल्ड बैंक या IMF जैसी संस्थाएं कड़ी शर्तें लगाती हैं, तब चीन एक आकर्षक विकल्प बनकर सामने आता है। वो आसानी से कर्ज दे देता है। हाँ, वो तेजी से और कम शर्तों पर कर्ज देने को तैयार रहता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यही इसका जाल है। BRI के तहत दिए जाने वाले कर्ज की शर्तें अक्सर पारदर्शी नहीं होती और जब कोई देश कर्ज चुकाने में नाकाम होता है, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ, तो चीन उस रणनीतिक संपत्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संप्रभुता का भी सवाल बन जाता है। बिल्कुल। तो आर्थिक प्रभाव एकदम साफ है, लेकिन स्रोत में एक और भी चौंकाने वाली बात का जिक्र है। अर्जेंटीना में एक चीनी स्पेस स्टेशन। ये तो किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। इसकी हकीकत क्या है? हाँ, अर्जेंटीना के पैटागोनिया के सुनसान इलाके में एस्पासियो लेहानो नाम का एक चीनी स्पेस स्टेशन है। आधिकारिक तौर पर इसे अंतरिक्ष के गहरे अध्ययन और चीन के चांद मिशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन असल में अमेरिका और पश्चिमी सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इसका दोहरा उपयोग हो सकता है। उन्हें डर है कि इसके शक्तिशाली एंटेना का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स को ट्रैक करने, उनकी जासूसी करने या जरूरत पड़ने पर उनमें हस्तक्षेप करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा। कुछ शोधकर्ताओं का तो यहाँ तक मानना है कि ये स्टेशन PLA को हाइपरसोनिक मिसाइलों को गाइड करने में मदद कर सकता है, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आप कह रहे हैं कि चीन का प्रभाव जमीन और समुद्र से होते हुए अब अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। जी हाँ। तो मतलब चीन बंदरगाहों, सड़कों और अब स्पेस स्टेशन के जरिए उस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसे अमेरिका हमेशा से अपना पिछवाड़ा यानी बैकयार्ड मानता आया है। तो वाशिंगटन इस पर क्या कर रहा है? क्या वो सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या जमीन पर कोई ठोस कदम भी उठा रहा है? अब वे जमीन पर ठोस कदम उठा रहे हैं। पेरू में कलाउ नेवल बेस के लिए $1.5 अरब का FMS पैकेज इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है। ये एक स्पष्ट संकेत है। बिल्कुल।
हुआ ये कि जब अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से चांद के बंदरगाह पर चीनी नियंत्रण की आलोचना की, तो पेरू की सरकार ने पलट कर कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो बातें मत कीजिए, हमारे देश में निवेश कीजिए। और अमेरिका ने ठीक वही किया। मतलब ये सौदा सीधे तौर पर उस सलाह का नतीजा है? एकदम। अमेरिका ये दिखा रहा है कि वो चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी जेब ढीली करने को तैयार है। तो ये एक तरह का चेकबुक डिप्लोमेसी का जवाब है। इसके अलावा इस बड़ी शतरंज की बिसात पर अमेरिका और कौन सी चालें चल रहा है? एक और बहुत दिलचस्प उदाहरण अर्जेंटीना से आता है। हाल ही में अर्जेंटीना को अपने पुराने पड़ चुके एयरफोर्स के लिए नए लड़ाकू विमान खरीदने थे। उनके पास दो मुख्य विकल्प थे। एक तरफ चीन और पाकिस्तान के बनाए हुए एकदम नए JF-17 ब्लॉक 3 विमान, जो कि काफी आधुनिक है। हाँ, बिल्कुल आधुनिक तकनीक से लैस। और दूसरी तरफ डेनमार्क से खरीदे जाने वाले पुराने इस्तेमाल किए हुए अमेरिकी F-16 विमान। ये तो बड़ा अजीब फैसला लगता है। कोई भी देश नए लड़ाकू विमानों को छोड़कर 40 साल पुराने विमान क्यों खरीदेगा? क्या ये सिर्फ अमेरिका का दबाव था? इसमें कई परतें हैं। ऊपरी तौर पर यह अजीब लगता है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। वो कैसे? पहला, F-16 विमान खरीदने का मतलब है कि अर्जेंटीना आने वाले कई दशकों तक रखरखाव, ट्रेनिंग और हथियारों के लिए अमेरिकी इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहेगा। अच्छा। दूसरा, ये इस क्षेत्र के दूसरे देशों को भी एक संदेश देता है कि अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर अभी भी भरोसेमंद और प्रतिष्ठित है। और हाँ, पर्दे के पीछे भारी अमेरिकी कूटनीतिक दबाव भी था। मतलब अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने बैकयार्ड में चीनी लड़ाकू विमानों को उड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तो ये टकराव और भी बढ़ गया था, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत इसे एक खुली आर्थिक लड़ाई बना दिया था। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ लगाए, साथ ही पनामा में चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक आक्रामक अभियान चलाया। और चीन ने भी इसका जवाब दिया होगा? हाँ, चीन ने अमेरिका पर धौंस और धमकी का आरोप लगाया और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए $9.2 बिलियन की एक विशेष क्रेडिट लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा कर दी। इससे इस क्षेत्र में दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गई। तो आज के इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। इससे मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से पहली और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेरू में नौसैनिक अड्डे का स्थानांतरण कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लैटिन अमेरिका की जमीन पर अमेरिका और चीन के बीच चल रही ग्रेट गेम में एक बड़ी चाल है। बिल्कुल। दूसरी मुख्य बात यह है कि 21वीं सदी की महाशक्ति की लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और सेनाओं से नहीं लड़ी जा रही। चीन ने यह साबित कर दिया है कि कंक्रीट और क्रेन यानी बंदरगाह, सड़कें और निवेश उतने ही शक्तिशाली या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। वो आर्थिक साधनों का इस्तेमाल करके रणनीतिक प्रभाव खरीद रहा है। सही कहा। और तीसरी बात यह कि अमेरिका अब इस चुनौती के प्रति जाग गया है और सिर्फ आलोचना करने के बजाय वो आर्थिक और सैन्य सहायता जैसे ठोस उपायों के साथ पलटवार कर रहा है। पेरू का FMS सौदा और अर्जेंटीना की F-16 डील इसके सबसे बड़े सबूत हैं। श्रोताओं के सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाती हूँ। जरूर। जैसे जैसे दो महाशक्तियों के बीच ये खींचतान तेज हो रही है, इसका लैटिन अमेरिकी देशों के लिए क्या मतलब है? क्या वे अपनी संप्रभुता बनाए रखते हुए दोनों शक्तियों के बीच चतुराई से संतुलन साध पाएंगे, अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर वे अनिवार्य रूप से एक नए शीत युद्ध के इस मैदान में सिर्फ मोहरे बनकर रह जाएंगे, जहां दो हाथी लड़ते हैं और घास कुचली जाती है? एक बहुत ही अहम सवाल। इन देशों का भविष्य इसी के जवाब पर निर्भर करेगा। हमें उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक जानकारी हासिल करते रहें।